नमस्कार मित्रों, आज हम मेडिवल हिस्ट्री के जो सेकंड पार्ट जो इसका चल रहा था गुलाम वंश के विषय में हम लोगों ने जो चर्चाएं की थी कि 1206 से लेकर 1290 तक के बीच में किन किन शासकों ने शासन किया। ठीक है, सुल्तान कौन कौन से शासक बने इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग जो है इल्तुतमिश, रज़िया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद तक की चर्चा कर लिया था। और फिर हम लोग बलबन पे आकर कल लेक्चर समाप्त हुआ था। तो बलबन के विषय में ज़रा आप जान लीजिएगा। 1265 से लेकर 1287 के बीच में यह शासक हुआ। देखिए, बलबन एक ऐसा शासक था जो 20 वर्ष तक करीब वजीर की भूमिका में इसके पूर्व के सुल्तानों के साथ रहा। और 20 वर्ष तक करीब जो है, क्योंकि ये 1265 से लेकर 1287 तक, ये 20 वर्ष तक के आसपास करीब ये सुल्तान के पद को धारण किया। ठीक है, अभी तक हम देखे हैं कि सुल्तान के पद की महत्ता के विषय में किसी भी सुल्तान ने चर्चा नहीं की, इस पे उनका ध्यान नहीं आकर्षित हुआ था। ये पहला एक ऐसा व्यक्ति होता है बलबन जिसने सुल्तान के पद के स्वरूप के विषय में, उसकी गरिमा के विषय में, उसके महत्ता के विषय में चर्चा की, इससे नियम पेश किए कि सुल्तान का पद कैसा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण शासक था। हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद, इसके पूर्व के जो आपके सुल्तान थे, जिनका कार्यकाल नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, इसके पूर्व इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1246 से लेकर 1265। ठीक है, इसके शासनकाल में इसने क्या किया कि नायब ए ममालकात, ये महत्वपूर्ण पद था। किसके बाद? सुल्तान के बाद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पद इसने धारण किया और करीब सुल्तान की सत्ता का पूर्ण जो अधिकार था, सत्ता, वो इसी के पास केंद्रित रहा। किसके पास? बलबन के पास। यह नाम मात्र का सुल्तान रहा, सारी शक्तियां किसके पास केंद्रित रही? बलबन के पास। कहा जाता है कि बलबन सुल्तान बने बगैर सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था, यानी कि उसके सिंहासन का, उसका जो छत्र रहता था। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि उस काल के पीरियड में आप एक सुल्तान जहाँ बैठता था, उसके पीछे जो है एक छतरी नुमा, काफ़ी सुंदर छतरी नुमा बना रहता था, उसका उपयोग भी यह बलबन किया करता था। ठीक है, और कौन सा पद धारण करता था? नायब ममाल का। ठीक है, इसने क्या किया था? बलबन ने अपनी पुत्री हुजैरा का विवाह, क्या नाम था? हुजैरा, उसका विवाह किसके साथ किया? नासिरुद्दीन महमूद के साथ। ठीक है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यह इसका दामाद था, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, और इसने क्या किया? नासिरुद्दीन महमूद चूंकि सुल्तान था, तो उसने इसको उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। उलूग खां की उपाधि। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने उलूग खां की उपाधि धारण की? सल्तनत काल के सभी सुल्तानों के विषय में, ठीक है, जिसने विशेष रूप से, जिसको जैसे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सिकंदर ईशानी कहा जाता था, उसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि उसने धारण की थी। इसी तरीके से क्या किया था? उलूग खां की उपाधि इसने धारण की थी। शाइस्ता खां की उपाधि, इसको पहले हम इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं कि आप लोग जानते रहें। शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने धारण की थी, मिली थी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इस तरीके से उपाधियां सुल्तानों को जो प्राप्त होती रही, उसके विषय में आप लोग जानकारी रख लीजिएगा। ठीक है, तो हुजैरा का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया, और नासिरुद्दीन महमूद ने उसे नायब ममालकात का पद दिया, जो कि सुल्तान के पास सर्वोच्च पद होता था, और उसे उलूग खां की उपाधि धारण दी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
अब बलबन ने पहला जो कार्य किया महत्वपूर्ण, इसने कुछ विद्रोहों को दबाया, जैसे मेवात का विद्रोह था, कटेहर का विद्रोह था, दबाया। उसको आप बस केवल नाम जानते रहिए, अगर दिमाग में नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद इसने क्या किया कि पहला कार्य इसका महत्वपूर्ण था कि तुर्कान-ए-चहलगानी, जिसका गठन या तुर्कान-ए-चालीसा, जो चालीसा के नाम से जाना जाता था, उसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, 40 अमीरों का एक संगठन था, ग्रुप था, उसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और इसका इसने दमन कर दिया, यानी कि सारे अमीरों को या तो विष देकर मार डाला या तो किसी तरीके से वो इसने उसका दमन कर दिया। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य था कि चालीसा या तुर्कान-ए-चालीसा या तुर्कान-ए-चहलगानी, तुर्कान-ए-चहलगानी, ठीक है, या कभी पूछ सकता है कि चालीसा, इसका दमन किसने किया? बलबन ने। ये महत्वपूर्ण कार्य इसने, ठीक है। ये इससे क्या हुआ कि जो दरबार में गुटबंदी होती थी, ठीक है, और आपस में सुल्तानों को प्रतिस्थापित करने का, यानी कि उन्हें सत्ता सौंपने का जो कार्य अमीर लोग करते थे, वो कार्य समाप्त कर दिया। यानी कि अमीरों का जो संगठन था तुर्कान-ए-चहलगानी, वो नष्ट कर दिया। ठीक है, और क्या किया कि इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का, ठीक है, हम जब प्रशासन पढ़ेंगे तो गुप्तचर विभाग के विषय में बातें हम आपको बताएंगे, उसके पदाधिकारियों के विषय में, उस विभाग को क्या कहा जाता था, इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इसने क्या किया? गुप्तचर विभाग का गठन किया और वह पूरे गुप्तचर को पूरे साम्राज्य में फैलाकर और विभिन्न गतिविधियों को की सूचना प्राप्त करता था। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण इसका कार्य ये हुआ कि राजत्व का सिद्धांत है। इसको जरा आप समझ लीजिएगा, राजत्व सिद्धांत क्या था? राजत्व का सिद्धांत पहली बार किसी सुल्तान ने, सल्तनत के सुल्तान ने पेश किया, तो किसने पेश किया? बलबन। ठीक, अब जरा इसको समझ लें कि राजत्व है ये। राजत्व का मतलब होता है राजा का वास्तविक स्वरूप, किस रूप में राजा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, राजा कौन होता है, उसके पास कैसी शक्तियां रहती है, इसका एक सिद्धांत इसने किया। अपने को यह क्या करता था कि बलबन अपने को, फिरदौसी की शाहनामा एक पुस्तक है, ठीक है, उसमें एक अफरासियाब, ईरान का अफरासियाब वंश, ठीक है, वो बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता था। किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है? फिरदौसी। फिरदौसी की पुस्तक का क्या नाम है? शाहनामा। शाहनामा में उल्लिखित क्या है कि सुल्तान जो है अफरासियाब, ठीक है, यह वंश ईरान का वंश था। इससे अपने को संबंधित करता था कि हम इस वंश के मानने वाले हैं या इस वंश के उत्तराधिकारी के रूप में, इससे अपने को जोड़ कर देखता था। ठीक है, कहाँ का था? अफरासियाब वंश ईरान का था। ठीक है, और इसी के आधार पर उसने अपने राजत्व सिद्धांत की कल्पना की और उसे मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश की। पहला इसने क्या किया कि कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, उसको क्या कहा उसने? शब्द दिया कि सुल्तान पृथ्वी पर, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, इसका नाम दिया इसने आपका ईश्वर का प्रतिनिधि का जो नाम इसने प्रदान किया उसका नाम है
नियामत एक खुदाई, नियामत ए खुदाई, इसको क्या कहा जाता है कि यह खुदा का प्रतिनिधि है और उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब, सुल्तान क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि और उसका प्रतिबिंब है। इसको इसने क्या नाम दिया? जिल्ले इलाही, जिल्ले, ठीक है। यानी कि पैगंबर के बाद अगर किसी का स्थान है तो ये किसका है? सुल्तान का स्थान, ठीक है। यह नियामत एक खुदाई है और जिल्ले इलाही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य की, अपने दरबार की वेशभूषा को, ठीक है, उसके रहन सहन को, ठीक है, एक बाह्य आडंबर से आच्छादित करने का प्रयास किया उसने, ठीक है। कि इसी तरीके से, क्योंकि भाई ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके बराबर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो क्या कहता था कि उसका कथन था कि जब हम कभी निम्न कोड के किसी भी व्यक्ति को अपने सामने देखते हैं तो हमारी भुजाएं का प्रत्येक नस फड़फड़ाने लगती है। यानी कि वो और व्यक्तियों को अपने से बहुत हे दृष्टि से देखता था और इस कारण से इसने क्या किया कि अपने दरबार की वेशभूषा, रहन सहन, सब कुछ उसने उसी ढंग से कायम करने की कोशिश की, ठीक है। यानी कि दरबार में जब वो चलता था तो उसके आसपास जो उसके अंगरक्षक होते थे वो नंगी तलवारें लेकर चलते थे, जिससे भय का माहौल बना रहे। दरबार में कोई व्यक्ति, कोई अमीर ऐसा नहीं होता था जो उसके सामने हंस सके, ठीक है। दरबार का एक आभा मंडल वो बना के रखा था, ठीक है। और क्या कहता था कि ईश्वर, सुल्तान के समक्ष या सुल्तान के समान और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वह पैगंबर के बाद किसी का स्थान अगर होता है तो वह सुल्तान का होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वह ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, वह नियामत एक खुदाई होता है, वह जिल्ले इलाही होता है, ठीक है। और अपने को किस वंश से संबंधित किया? अपने को अफरासियाब, ये नाम ध्यान रखिएगा, अफरासियाब, ठीक है, इससे वंश से संबंधित इसने संबंधित किया। अब क्या किया? दरबार की जो प्रथाएं थी, ठीक है, जो प्रथाएं गैर इस्लामिक थी, उसको भी यहाँ लागू करने का उसने प्रयास किया अपने दरबार में, ठीक है। उसने क्या किया कि गैर इस्लामिक प्रथा, जो ईरानी प्रथा थी, एक प्रथा थी सिजदा, सिजदा, और एक दूसरी प्रथा थी पाबोश, पाबोश, ठीक है। इसको अपने दरबार में लागू करने का उसने लागू करवाया। सिजदा क्या था कि जब सुल्तान सामने आता था, लोग झुककर उसका, एकदम बिल्कुल झुककर उसको सलाम करते थे। वो सिजदा था, उसके सामने अपने को सिजदा कर देना, ठीक है। और पाबोश क्या था कि उसके पैरों को चूमने की प्रथा, ठीक है, सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा। ये दोनों प्रथा किसकी थी? गैर इस्लामी प्रथा थी, गैर इस्लामी, ठीक है। और कहाँ की थी? ईरानी प्रथा थी, क्योंकि यह अपने को अफरासियाब वंश से संबद्ध किया था। ईरानी प्रथा थी, सिजदा और पाबोश, इसको दरबार में लागू किया। और एक और थी प्रथा, ईरानी प्रथा, नौरोज, ठीक, इस प्रथा को भी इसने लागू करवाया, ठीक है। जब कभी ये क्वेश्चन आपके सामने उत्पन्न हो कि सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने ईरानी प्रथा, सिजदा, पाबोश और नौरोज को लागू करवाया, तो वह आंसर आपका क्या होगा? बलबन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए, देखिए बलबन जो है इस तरीके से अपने दरबार में रहता था। कहा जाता है कि जब इसका एक पुत्र था शाहजादा मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद, ठीक है, इसने क्या किया था कि उत्तर पश्चिम की दिशा से, जहाँ से मंगोल के आक्रमण होते थे, मंगोल आक्रमण की चर्चा मैंने आपसे कब किया था
कि 1221 में इल्तुतमिश में जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां कहाँ तक आया था, भारत की सीमा तक, लेकिन जलालुद्दीन माकबरनी को इल्तुतमिश ने अपने दरबार में या अपने राज्य में संरक्षण देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह एक नवोदित साम्राज्य को का विनाश होने से, उसको विनष्ट होने से बचा लिया था। ठीक है, वही मंगोल का आक्रमण बार उत्तर पश्चिम से होता था, तो उसने क्या किया कि उस मंगोल आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने के लिए या अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए अपने पुत्र को वहां नियुक्त किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था, शाहजादा मोहम्मद। ठीक है, यह पुत्र जो है वहां पर उत्तर पश्चिम में मुल्तान प्लस सिंध, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र इसके शाहजादा मोहम्मद के अंतर्गत आते थे और यहाँ का यह प्रांतपति था। ठीक है, इसने क्या किया कि मंगोलों के आक्रमण के दौरान, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, यह मारा जाता है। कौन सा, उसका पुत्र शाहजादा मोहम्मद। इसके मरने की खबर जब दरबार में, बलबन उस समय दरबार में था, और इसके मरने की खबर जब दरबार में पहुंचती है तो बलबन जरा भी विचलित नहीं होता, उसके चेहरे पर सिकन नहीं आती। ठीक है, वह बिल्कुल उसी मुद्रा में जैसे दरबार के जो क्रियाकलाप हो रहे थे वह बिल्कुल उसी तरीके से रहा, उसके चेहरे पर सिकन नहीं आई कि मेरे पुत्र की डेथ हो गई या वो मारा गया। ठीक है, लेकिन इतना कट्टर था, इस तरीके से अपने को बनाए रखता था, लेकिन वह हृदय से ऐसा नहीं कि हृदय से वह जो है उसके अंदर निर्ममता ही भरी थी। वह जब इस दरबार समाप्त होता है वह अपने कमरे में जाता है और कमरे में अपने पुत्र के मरने के बाद वह फूट फूट कर रोता है। ठीक है, यानी कि वह हृदय से इस तरीके से निर्मम नहीं था, लेकिन वह चूंकि दरबारी शिष्टाचार इस और राजा की जो स्वरूप है, सुल्तान का जो स्वरूप है, उसको बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह उसको मेंटेन करना चाहता था। ठीक है, तो इसने जो है कमरे में जाके फूट फूट कर रोया था, लेकिन दरबार पर जब तक वो था उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई थी। तो इसके जो बड़ा पुत्र था शाहजादा मोहम्मद, वह मंगोलों के आक्रमण के दौरान मारा जाता है। ठीक है, तो इसके पूरे शासन को अब हम एक थोड़ा सा समराइज करेंगे कि बलबन के शासन इसने क्या किया कि दिल्ली के साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। ठीक है, हबीबुल्लाह महोदय कहते हैं, जो इतिहासकार, उनका मत है कि बलबन का युग सुदृढ़ता का युग था दिल्ली सल्तनत के लिए, ना कि साम्राज्य विस्तार का युग था। जो इसको प्राप्त हुआ था पहले से उसको वह मेंटेन रखा और उसकी सुदृढ़ता को बनाए रखा। अब हम आपको पुनः इसके विषय में एक थोड़ी सी समरी बताते हुए कि आपको याद क्या करना है, क्या चर्चा करनी है और क्या आपके दिमाग में रखना है इसको। पहला तो बलबन ने तुर्कानी चालीसा, ठीक, तुर्कानी चहलगानी जो इल्तुतमिश के समय में गठित हुआ था उसका दमन किया। अमीरों का संगठन इसने छिन्न भिन्न किया। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, गुप्तचर पद इसने क्रिएट किया और पूरे साम्राज्य में गुप्तचर को फैलाया, और जो सूचना जो है पूरे साम्राज्य की सूचना सुल्तान को दिया करती थी। ठीक है, एक ये था। दूसरा इसने क्या किया, मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए अपने पुत्र शाहजादा मोहम्मद को उत्तर पश्चिम का क्षेत्र उसने दिया, और जो वहाँ पर मंगोलों के आक्रमण के दौरान वह मारा भी जाता है और जिससे बलबन काफ़ी आहत होता है। और तीसरा इसने क्या किया कि राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया। राजत्व के सिद्धांत में ईश्वर को मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान होता था, जिससे नियामत खुदाई कहा जाता था, और जिल्ले इलाही यानी जो वह उसका प्रतिनिधि था। इतनी बातों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और इसने दीवाने अर्ज नामक एक दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य संगठन बनाया। ठीक है, देखिए पहली बार सल्तनत के इतिहास में पहली बार जब आप देखते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल है तो उसने एक शाही सेना का गठन किया था, शाही सेना। ठीक है,
उसको हर्ष में एक कल्ब कहा जाता था, हर्ष में ये कल्ब कहा जाता था। ठीक है, इसने क्या किया, सेना का एक विभाग गठित किया जिसे दीवाने अर्ज कहा जा गया है। और इसको हम जब इसका प्रशासनिक ढांचा हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि इसके प्रमुख अधिकारी कौन होते थे, अधिकारियों का क्या हायरार्की था, किस क्रम में वो सब रहते थे, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन बस आप इतना ही जानते रहिए कि दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग का गठन, गुप्तचर विभाग, जो दो महत्वपूर्ण बातें थी, यह इस काल में गठित हुई। इसके बाद क्या हुआ, बलबन के बाद यह 1287 में यह इसकी मृत्यु होती है। 1287 में इसकी मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वो शासक होता है, इसने अपने उसमें कै खुसरो को नामित किया था। ठीक है, कि यह अगला सुल्तान होगा। लेकिन इसके स्थान पर क्या कौन बना, कैकूबाद। ठीक है, इसके स्थान पर कैकूबाद शासक बना। यह एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, यह एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इसको लास्ट में इसका शासनकाल जो होता है वो 1287 से लेकर 1290। ठीक है, इसके लास्ट शासनकाल के अंतिम में इसको लकवा मार जाता है। ठीक है, लकवा मार जाता है और इसके स्थान पर इसका पुत्र क्यूमर्स शासक बनता है। लेकिन इसी समय जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का था, खिलजी जाति का था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, वह इसका सेनापति होता है। ठीक है, और इसको शाइस्ता खां की उपाधि, शाइस्ता खां की उपाधि दिया जाता है। यह इसके सेनापति के रूप में, क्यूमर्स के सेनापति के रूप में रहता है, जो उचित अवसर प्राप्त होते ही इसकी हत्या कर सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना, ठीक है, इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, क्रांति वो नहीं कि जो हमेशा जो है युद्ध के स्वरूप में ही हो। ठीक है, इसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। ठीक है, गुलाम वंश का समापन यही हो जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए कौन है, तो वह अंतिम शासक कौन होता है, क्यूमर्स। ठीक है, इसी को हत्या कर इसकी जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यह एक वृद्ध व्यक्ति था, 70 वर्षीय एक वृद्ध था। कितने वर्ष का था, 70 वर्ष का। ठीक है, इस अवस्था में यह सुल्तान बनता है। और यह इसने एक जो नियम लागू किया, उसने एक निरंकुश, ठीक है, निरंकुश राजवंश स्थापित किया। निरंकुश, उदार निरंकुश। कैसा, उदार निरंकुश। इस उदार का अर्थ यहाँ ये है कि इसके शासनकाल में मुसलमान के साथ साथ गैर मुसलमान प्लस इसके साथ साथ हिंदुओं को भी इसने प्रशासन में स्थान दिया था। उदार निरंकुशवाद का सिद्धांत इसने लागू किया। ठीक है, इसका शासनकाल जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से लेकर 1296 तक रहता। ठीक है, अब जरा इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देख लें। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। इसके शासनकाल में बलबन का एक भतीजा रहता है, मलिक छज्जू। ठीक है, इस विद्रोह की चर्चा भी होती है कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, मलिक छज्जू। ठीक है, इसका विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। यह इस विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, और इसको माफ कर देता है और इससे मालवा की जागीर प्रदान कर देता है। ठीक,
एक विद्रोह इसके शासनकाल में और होता है, वह विद्रोह होता है ईरानी फकीर सीदी मौला का। ईरानी फकीर सीदी मौला, एक विद्रोह इसके शासनकाल में होता है। और यह क्या करता है, सीदी मौला को हाथियों के पांव के तले कुचलवा कर मार डालता है। ठीक है, दो विद्रोह ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके शासनकाल में। ठीक है, ईरानी फकीर सीदी मौला का विद्रोह किसके शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद एक विद्रोह आता है ईरानी फकीर हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, तो सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ और हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो सीदी मौला हाजी मौला को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो ठीक है, और इसको तो इसने माफ कर दिया मलिक छज्जू को, लेकिन इसको क्या किया था, इसने हाथी के पैरों तले से कुचलवा कर मार डाला था। ठीक है, ये घटना तो ये। और नेक्स्ट जो होता है इसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका दामाद रहता है और इसका भतीजा भी रहता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या रहता है, इसका भतीजा भी रहता है, ये भतीजा रहता है और इसका दामाद भी रहता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उस समय कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा और मानिकपुर, आपकी यही कड़ा जो आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज में है। कड़े मानिकपुर की चर्चा आप करते हैं, कड़े धाम जाते होंगे देवी माँ के दर्शन के लिए, उसी कड़े की चर्चा, उसी कड़े मानिकपुर का यह सूबेदार था। इसने अपने जलालुद्दीन की अनुमति के बगैर जो है, उससे बगैर अनुमति लिए इसने दक्षिण भारत में मालवा और देवगिरी पर आक्रमण किया था। एक मालवा और फिर दक्षिण भारत का देवगिरी आक्रमण करके यह लूटा था। ठीक है, 1296 में क्या हुआ, जब यह वहाँ से आता है तो जलालुद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा पहुँचता है। ठीक है, और यह अपने चाचा की हत्या, ठीक है, उसकी पीठ में खंजर भोग के कर देता है और स्वयं सुल्तान बन बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता था, यह पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय कहाँ का सूबेदार था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय कहाँ का सूबेदार था, कड़ा और मानिकपुर, दोनों कड़े मानिकपुर के नाम से जाना जाता था, वहाँ का सूबेदार था। और इसकी अनुमति के बगैर इसने मालवा की विजय और देवगिरी की विजय इसने की थी। और देवगिरी की विजय के पश्चात जब ये वापस आता है तो सुल्तान इससे मिलने के लिए कड़ा पहुंचता है और जहां धोखे से इसकी पीठ में खंजर होकर वह इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक है, 1296 से लेकर 96 से लेकर 1316। ठीक है, यह सत्ता संभालते ही, सुल्तान बनते ही अपने विद्रोही को पहले इसने समाप्त किया। ठीक है, अरकली खां का विद्रोह हुआ था, उसको इसने मरवा डाला। और इसके शासनकाल में अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह और नवीन मुसलमानों का विद्रोह। ठीक है, एक चीज़ और इसके पहले नोट कर लीजिएगा, जलालुद्दीन के शासनकाल में मंगोलों हेलो हेलो जाओ, ताला बंद हुआ।
ताला बंद हो तुमको गया। चाहिए बंद नहीं कर पा रही बस ही बना देख मुझे ये बता उठा लेंगे इसको लगाइए। माइक ऑन कर फिर करिए। ओपन नहीं हो रहा है। आगे मैं चर्चा कर रहा था इसके पहले कि जलालुद्दीन के शासनकाल की एक दो बातें और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके समय में मंगोलों का एक ग्रुप जो है करीब 2000 मंगोल, 2000 मंगोल, ठीक है। ये दिल्ली के पास, दिल्ली के पास, ठीक है, मंगोलपुरी में, मंगोलपुरी में नवीन मुसलमान के रूप में परिवर्तित होकर, नवीन मुसलमान के रूप में परिवर्तित होकर यह बच गए थे, ठीक है। यह क्या किए, नवीन मुसलमान कहलाए गए। कहाँ पे बसे थे, दिल्ली के पास। कौन सा, मंगोलपुरी, ठीक है। कितने मंगोल थे, 2000 मंगोल थे जो मुसलमान के रूप में परिवर्तित हुए और नवीन मुसलमान के रूप में जाने गए। यह किसके शासनकाल की घटना थी, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था, खिलजी मतलब गुलाम वंश के पतन के बाद, उस राज्याभिषेक उसने किला खोरी नामक महल, ठीक है, इस स्थान पर इसने राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। और इसका पुत्र, इसका जो दामाद था, इसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था वो बलबन के लाल महल में करवाया था, बलबन के लाल महल। ये दोनों बातें आप नोट में रख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बलबन के लाल महल में। और जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ था, वो किला खोरी नामक एक महल में हुआ था, ठीक है। और इसी के समय में दिल्ली के पास में मंगोलपुरी में 2000 मंगोल अपने धर्म को परिवर्तित कर मुसलमान बने और जो नवीन मुसलमान के रूप में वहाँ पर बस गए थे, ठीक है। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की और बातें कि किस तरीके से उसने प्रशासन को आगे बढ़ाया और क्या क्या उसके शासनकाल की प्रमुख घटना। उसने जब पूरे साम्राज्य का विश्लेषण कराया तो उसकी विजयों के पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसने ये पाया कि साम्राज्य में बार बार जो विद्रोह होते हैं, उस विद्रोह का क्या कारण है, ठीक है। उस कारण को जानने का उसने प्रयास किया और उसके बाद उसने 4 अधिनियम पारित करवाए। उसको ये पता लगा कि विद्रोह का मूल कारण क्या है, अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति, ठीक है, यह विद्रोह का मूल कारण होता है। इसलिए उसने क्या किया कि पहली बार कि उसने जो अमीरों को दी गई भूमि थी, वो भूमि क्या थी, वक्फ के रूप में थी, मिल्क के रूप में थी, मिल्क के रूप में थी, इनाम के रूप में थी, ठीक है। यह भूमि किसको दी जाती थी, अमीरों को दी जाती थी। वह भूमि को उसने क्या किया, वो राज्य की भूमि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। इस भूमि का जब्ती कर लिया।
और जब्ती करने के बाद खालसा भूमि में परिवर्तन किया। खालसा भूमि में परिवर्तन, ठीक है। खालसा भूमि वो होती है जिस भूमि पर राज का नियंत्रण होता है और पूरे कृषि भी अगर होती है तो राज के द्वारा करवाई जाती है, तो उस भूमि पर इसने नियंत्रण किया, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया कि दिल्ली में जो है मद्य निषेध लागू किया। दिल्ली में मद्य निषेध, मद्य यानी कि मदिरापान, मद्य निषेध लागू किया, ठीक है। तीसरा इसने क्या किया, गुप्तचर संगठन को, चूंकि इसका विभाग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था, बलबन के, संगठन को मजबूत किया, मजबूत। और नेक्स्ट इसने कार्य क्या किया कि अमीरों के आपसी मेल जोल को बंद करवा दिया। अमीरों के आपसी मेल जोल और उत्सवों में भाग लेने की प्रथा को बंद करवा दिया। मेल जोल प्लस उत्सवों में भाग लेने की प्रथा पर प्रतिबंध, भाग लेने की प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, ये पहला कार्य इसने किया।